एवरीवन। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, आपका पेपर फर्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने जाना कि राजनीति विज्ञान के क्या प्रमुख आधारभूत सिद्धांत होते हैं। आज हमारा ये चौथा चैप्टर है जिसमें हम जानेंगे कि विभिन्न तरीके की विचारधाराएं, जैसे आपने नाम सुना होगा उदारवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद, व्यक्तिवाद। तो आज हम ये फोर्थ चैप्टर अपना शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला हमारा टॉपिक होगा उदारवाद, लिबरलिज्म। आज का हमारा टॉपिक है उदारवाद, लिबरलिज्म। तो उदारवाद क्या है, उदारवाद की मान्यताएं क्या हैं और किस तरीके से उदारवाद की उत्पत्ति होती है। अगर हम जाने तो साधारणतः उदारवाद की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुई और ये यूरोप के इंग्लैंड से शुरू होती है। उदारवाद अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी इसका रूपांतरण है उदारवाद, हिंदी में हम कहते हैं उदारवाद, और अंग्रेजी में लिबरलिज्म शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। जो लिबरलिज्म किस शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। तो उदारवाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मूलतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता को ये महत्वपूर्ण मानता है। कोई भी राज्य हो, कोई भी समाज हो, वहां व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति को समानता और स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए, तभी व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सकता है। तो उदारवादी जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल के आता है वो पूरी तरह से स्वतंत्रता पर आधारित है। स्वतंत्रता को मुख्य मानकर ही ये अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करता है। उदारवादी विचारधारा के अनुरूप मानवीय समानता और स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है। उदारवाद के जनक के रूप में हमारे सामने नाम आता है जॉन लॉक का। जॉन लॉक का नाम आता है, उदारवाद के जनक कहलाते हैं, और इसके कई और समर्थक हैं जैसे जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, लॉस्की आदि उदारवादी विचारक हैं। इसके साथ साथ हॉबहाउस, बेंथम, ये भी उदारवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। उदारवाद के उदय के कई कारण हैं। उदारवाद किन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ, तो आइए जानते हैं उदारवाद की उदय के कारण। पहला कारण निकल के आता है पुनः जागरण। पुनः जागरण में कि पहले से चली आ रही जो रूढ़िवादी परंपरावादी धारणाएं थी, मनुष्य में दकियानुसी विचार थे, उन विचारों में सुधार की ओर ले जाकर समाज को एक नई दिशा प्रदान करना। तो जब पुनर्जागरण का कॉन्सेप्ट आया, लोग धार्मिकता के और अंधविश्वास में जो जकड़े हुए थे वो निकलकर अपनी विवेक के अनुसार कार्य करने लगे। तो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक पुनर्जागरण, धार्मिक पुनर्जागरण और राजनीतिक कई तरीके से हमारे सामने नवीन नवीन विचारधाराएं निकलकर सामने आती हैं। तो इस पुनर्जागरण ने मानव को मुख्य माना और मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। बताया कि धर्म ही सब कुछ नहीं है, बल्कि किसी भी चीज का अंधानुकरण करना हमारी परंपरावादी और रूढ़िवादी विचारधाराएं, हमें इसका त्याग करना होगा और नवीन सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। तो इस तरीके से कई सारे पुनर्जागरण के फलस्वरूप विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं, जिसके कारण हम उदारवाद की उत्पत्ति एक कारण के रूप में लेते हैं। दूसरा है धार्मिक सुधार। तो धर्म सुधार, इटली में, जर्मनी में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में धार्मिक सुधार की बात आई, जिसमें कि धर्म से जुड़ी जो अंधविश्वास थे उनसे निकालने की उनसे निकालने की कोशिश की गई, और धार्मिक सुधार के परिणाम स्वरूप भी उदारवाद का जन्म हमारे सामने होता है। औद्योगिकरण प्राचीन समय में जब मनुष्य खेती करता था और सिर्फ कृषि पर ही निर्भर था पूर्ण रूप से, उसके बाद धीरे धीरे उद्योगों का सारा है और व्यवसाय बढ़ने लगे। तो उस समय क्या हुआ, एक नए बाजार की उत्पत्ति के लिए नए नवीन बाजार ढूंढे जाने लगे, और औद्योगिकरण के साथ साथ मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया जहां उसे नवीन विचारों से परिचित होने का मौका मिलता है, और उदारीकरण का जो विचार है वो मनुष्य के सामने आता है और समाज में उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। मध्यम वर्ग का उदय। हमारे समाज में प्राचीन समय में जो समाज था वो
कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग और दास, इनमें उनमें विभाजित था। और जब हमारे यहाँ औद्योगिकरण हुआ और उद्योगों की नई शुरुआत हुई, व्यवसायीकरण हुआ, तो उस समय एक नए वर्ग का उदय होता है जिसे हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं, या एक व्यापारी वर्ग हमारे सामने निकलकर आता है। तो ये भी उदारवाद के जनक के रूप में कारण बनता है। वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति, धीरे धीरे समय के साथ साथ समाज में वैज्ञानिक व तकनीकी में बहुत सारे प्रयोग हुए, आविष्कार हुए, जैसे ट्रेन का आना, प्रेस का आविष्कार, तो बहुत सारे डाक व्यवस्था का विकास हुआ। इस तरीके से विचारों का आदान प्रदान बढ़ा और मनुष्य में चेतना आई, जागरूकता आई, जिससे कि उदारवाद का जन्म होता है। तो ये कई कारण थे जिनके कारण उदारवाद उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ ज्ञानोदय हुआ। ज्ञानोदय से तात्पर्य जो धार्मिक कहावतें थी, जो धार्मिक मान्यताएं थी, उनसे अलग हटकर मनुष्य को सोचने के लिए, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, अपने विवेक के आधार पर वो निर्णय ले सकता है। ऐसे लोगों में विचार आए और इससे भी उदारवाद का जन्म होता है। तो ये थी कुछ उदारवाद के कारण कि उदारवाद के उदय किन किन कारणों पर निर्भर करते हैं। तो जिनमें था पुनर्जागरण, धर्म सुधार, औद्योगिकरण, मध्यम वर्ग का उदय, वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति। आइए हम जानते हैं कि उदारवाद जो विचारधारा है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मीन्स किन सिद्धांतों पर ये विश्वास करता है। तो उदारवाद की विशेषताएं, मनुष्य समान है, वह सभी मनुष्य समान है, वह मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। तो उदारवाद का जो सबसे पहला विचारधारा है वो यही कहती है कि सभी मनुष्य समान है और मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और उसको अपने विवेक, अपने विकास के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्यों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ऊंच नीच, सामंत और दास प्रथा ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है और सभी के पास बुद्धि है जिसका प्रयोग द्वारा वो अपना विकास कर सकता है। तो उदारवादी जो विशेषताएं हैं वो ये विचारक ये मानते हैं कि मनुष्य समान है, उन्हें समानता मिलनी चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने सभी जो उनकी क्षमताएं हैं, उनकी योग्यताएं हैं, उनका पूर्ण रूप से प्रयोग कर सके और अपने जीवन में उनका लाभ उठा सके। उदारवाद की दूसरी विशेषता क्या है? व्यक्ति को अपने विकास के लिए कुछ अधिकार चाहिए जिन्हें किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जाना चाहिए। तो व्यक्ति को अपने विकास के लिए, इसका दूसरा जो विशेषता है वो ये कहती है कि व्यक्ति को अपने टोटल डेवलपमेंट के लिए कुछ अधिकार चाहिए, जैसे समानता, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार जो जॉन लॉक ने हमें दिए थे। और ये वो अधिकार हैं जिनकी कमी में कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो ये वो अधिकार है जो जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्राकृतिक अधिकार है और इन्हें हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कारण से इन्हें हम नहीं व्यक्ति से छीन सकते। क्योंकि अगर व्यक्ति से समानता छीन ली जाए तो व्यक्ति का विकास रुक जाता है। अगर उसे स्वतंत्रता ना मिले, अगर आज जिस तरीके की स्वतंत्रता हम समाज में देखते हैं, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, किसी भी समाज धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, तो ये अगर ना होती तो क्या आपका विकास हो पाता? नहीं हो पाता। तो व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। तो ये वो चीजें हैं, ये वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और इन्हें किसी भी परिस्थिति में कोई भी राज्य, कोई भी सरकार उससे नहीं छीन सकती है। तीसरा विशेषता है कानून की सर्वोच्चता में विश्वास। तो उदारवादी जो विचारधारा है वो कानूनों को सर्वोच्च मानती है और कानूनों की व न्यायपालिका की निष्पक्षता में विश्वास रखती है, क्योंकि कानून और न्यायपालिका ही वो साधन है जो सभी के लिए समान व्यवस्था कर सकते हैं। तो ऐसे राज्य की कल्पना करती है जहां कानूनों की सर्वोच्चता में विश्वास होता हो। सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता है। उदारवादी जो कॉन्सेप्ट है वो सरकार के
न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता है। वो ये मानते हैं कि व्यक्ति को उसके औद्योगिक व उसके व्यक्तिगत मामलों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एक लेजर फेयर की नीति, अहस्तक्षेप की नीति को अपनाने की बात उदारवादी करते हैं। उदारवादी कहते हैं कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम कार्य करे, या वो व्यक्ति को खुला छोड़ दे, व्यक्ति जो चाहे वो करे, उसके पास जो भी साधन है उनका किसी भी तरीके से मनमानी तरीके से प्रयोग करे और उसके कार्यों में कोई प्रतिबंध न लगाए। इस तरीके की बात उदारवादी विचारधारा के लोग करते हैं। पांचवा इनका विशेषता जो है वो है, ये कहती है कि व्यक्ति और राज्य का संबंध समझौते के आधार पर हुआ है। तो उदारवादी जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि समाज और राज्य जो है वो व्यक्ति के कल्याण के लिए आया है और व्यक्तियों ने स्वयं में आपस में एक समझौता हुआ है जिसके कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो इस विचार से राज्य का जो दायित्व है वो है व्यक्तित्व के विकास में साधन जुटाना और व्यक्तित्व का टोटल डेवलपमेंट कराना। तो व्यक्ति और राज्य का जो संबंध है वो समझौते पर आधारित है। तो इस समझौते पे दोनों को कायम रहते हुए अपना अपना कार्य करना है। तो ये थे विचार कि क्या विशेषताएं थी उदारवाद जिनमें विश्वास करता है। मनुष्य समान और मनुष्य एक सामाजिक विवेकशील प्राणी है। व्यक्ति अपने विकास के लिए कुछ अधिकार चाहिए, जैसे हमने बताया आपको, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, और कानून की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं। सरकार के न्यूनतम कम से कम हस्तक्षेप सरकार करे, ऐसी सरकार अच्छी होती है। व्यक्ति और राज्य का संबंध समझौते पर आधारित है। अब हम बात करते हैं कि उदारवाद जो है वो किस किस तरीके से मानव को प्रभावित करता है। तो अगर हम साधारणतः देखें तो उदारवाद का जो स्वरूप है वो सामाजिक उदारवाद, राजनीतिक उदारवाद और आर्थिक उदारवाद के रूप में हमारे सामने निकलकर आता है। मीन्स सामाजिक उदारवाद की क्या मान्यताएं हैं, आर्थिक उदारवाद की क्या मान्यताएं हैं और राजनीतिक उदारवाद किस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं उदारवाद वो कॉन्सेप्ट है जो व्यक्ति को पूरी फ्रीडम देना चाहता है और उसके विकास के लिए कार्य करना चाहता है। तो इस तरीके से देखें तो उदारवादी जो विचारधारा है वो व्यक्तिवादी विचारधारा के समान प्रतीत होती है। जानते हैं सामाजिक संदर्भ में उदारवाद। सामाजिक संदर्भ में उदारवाद की क्या धारणाएं हैं। तो उदारवाद कहता है मनुष्य को धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का पक्षधर, कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, किसी धर्म के मामले में उसमें कोई भी ऊपर से कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उसे पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को, किसी भी विचार को अपना सके। व्यक्ति अपने कार्य अपनी इच्छा व विवेक से करे, ना कि धर्मांतरता से। तो दूसरा इनका विचार क्या कहता है कि कोई भी धर्म और कोई भी नैतिकता व्यक्ति को बंधन में ना रखे, बल्कि व्यक्ति के जो भी कार्य हो वो धर्म के अनुसार नहीं होने चाहिए या धर्म की जो पुरानी प्राचीन परंपराएं हैं उनके अनुसार उसके कार्य को बंधित नहीं करना है, नियंत्रित नहीं करना है, बल्कि व्यक्ति अपने स्व विवेक के अनुसार अपने डिसीजन लेगा, अपने निर्णय लेगा और अपनी इच्छा, अपने विवेक से अपने सभी कार्य करेगा, ना कि किसी भी धर्म के प्रभाव में। आइए इसे और क्लियर करने की बात करते हैं। जैसे प्राचीन समय में हम जानते थे कि वर्ण व्यवस्था थी, व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए फ्री नहीं था, बल्कि क्या था कि जो जिस समाज से कनेक्ट करेगा, जो जिस धर्म से जुड़ा होगा वो उसी धर्म से जुड़े हुए कार्य कर सकेगा। जैसे प्राचीन समय में ब्राह्मण जो थे वही सर्वोच्च पद पर आसीन थे और ब्राह्मण ही सभी अच्छे पदों पर नियुक्त होते थे और ब्राह्मण ही एज ए टीचर कार्य करते थे। कोई भी क्षत्रिय शिक्षक नहीं बन सकता था। क्षत्रिय जो वर्ण का होगा वो सिर्फ युद्ध कौशल से जुड़े कार्य करेगा, रक्षा संबंधी कार्य करेगा। वैश्य वर्ग से जो जुड़ा होगा वो वैसे व्यापार संबंधी कार्य करेगा। तो किसी को कोई फ्रीडम नहीं थी, बल्कि सब धर्म, वर्ण, जाति इन सबसे जकड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यक्ति के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, उनके आधार पर वो अपने स्व विवेक, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, उनके आधार पर वो अपने कार्य निश्चित करे। तो ऐसा सामाजिक संदर्भ में उदारवाद की विचारधारा कहती है। दूसरा हमारा टॉपिक आता है आर्थिक। आर्थिक संदर्भ में उदारवाद क्या कहता है। तो आर्थिक संदर्भ में उदारवाद कहता है स्वतंत्र व्यापार का समर्थक है। स्वतंत्र व्यापार मीन्स व्यक्ति पूरी तरह से फ्री हो, मुक्त व्यापार की बात करता है कि जो भी बाजार व्यवस्था है
और जो भी व्यापार संबंधी नियम है उनमें व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मुक्त व्यापार व उत्पादन की स्वतंत्रता। उदारवादी जो विचारधारा है वो कहती है कि जो भी प्राकृतिक साधन है, जो भी व्यापार से जुड़े चीजें हैं, उन पर कोई भी प्रतिबंध सरकार का व राज्य का नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो उत्पादित कर सकता है और जिस चीज का चाहे व्यापार कर सकता है, ये उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लाइसेंस प्रणाली का विरोधी। उदारवादी जो विचारधारा रही, वर्तमान में तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्राचीन समय में जब ये उदारवाद का कॉन्सेप्ट आया तो उस समय ये जो विचारधारा थी वो लाइसेंस प्रणाली जो थी उसके विरोध करती थी। कहती थी कि व्यापार पूरी तरह से स्वतंत्र होने चाहिए, आयात निर्यात पर कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई लाइसेंसिंग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करें व लाभ उठाएं। और ये कहती थी कि मनुष्य जो है वो पूरी तरह से फ्री होना चाहिए, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका वो अपनी इच्छा से अपनी क्षमता के अनुसार प्रयोग करे और उनका अधिक से अधिक लाभ वो उठा सके। चूंकि अधिक से अधिक लाभ उठाएगा तो जो संपन्न वर्ग था वही अपने साधनों का अधिक प्रयोग करके अधिक लाभ कमा रहा था, और जो निर्धन वर्ग था जिसके पास साधन नहीं थे वो उन साधनों का प्रयोग नहीं कर सकता था। इसी कारण देखने के लिए प्राचीन समय में मिलता है कि दास प्रथा ने जन्म लिया। तो ये भी अगर हम कहें तो उदारवाद से कुछ एक चीजें समाज में निकलकर आती हैं, लेकिन अभी हम बात करते हैं आर्थिक उदारवाद के बारे में। तो अब दूसरा हमारा तीसरा टॉपिक आता है राजनीतिक उदारवाद। राजनीतिक उदारवाद में क्या क्या विचारों को लाते हैं उदारवादी। पहला कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण में विश्वास। तो शक्तियों का पृथक्करण मीन्स पावर जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, एकत्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका विकेंद्रण होना चाहिए। जैसे आप सरकार के 3 रूप देखते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। अगर मान लीजिए कि इन सबको एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दे तो क्या होगा कि फिर वो व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा और वो व्यक्ति समाज में और अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करेगा, बल्कि स्वयं अपने हित में कार्य करने लग जाएगा। क्योंकि बहुत अधिक सत्ता और शक्ति आ जाने से भी व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है। तो उदारवादी क्या कहते हैं कि शक्तियां जो है, पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, विकेंद्रित होनी चाहिए, सबको अपना अपना काम अलग से करना चाहिए, एक ही जगह नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। जो चुनाव प्रक्रिया है, जो हमारी चुनाव प्रणाली है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए और सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति समान हैं। और अगर चुनावों में धांधली होगी और स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि समाज का जो सही वर्ग है वो निकलकर सामने ना आए और गलत लोग नेता बने और फिर वो गलत नीतियों का पालन करेंगे। तीसरा है प्रेस व न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पक्षधर। तो जो हमारी विचार, अगर हम व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो प्रेस कहीं ना कहीं निकल के सामने आते हैं, चूंकि प्रेस वो माध्यम है जिसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है, विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका अगर हमारी स्वतंत्र नहीं होगी तो वो सही निर्णय नहीं ले पाएगी, बल्कि वो किसी और के नियंत्रण में और उसके प्रभाव में आकर गलत डिसीजन लेगी, जिससे कि समाज का अहित होगा और सभी को समान रूप से उनके स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो पाएगी और उनके वो अधिकार नहीं मिल पाएंगे जिन अधिकारों के लिए वो बने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेस व न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पक्षधर है उदारवादी, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी वो समाज के हित में कार्य कर सकेगी। अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा व विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास। तो अल्पसंख्यक मीन्स हमारा वो वर्ग जो कि संख्या में कुछ कम है, जो और लोगों के देखते हुए बहुत कम है, तो वो वर्ग जो है उसके कुछ अधिकारों को सुनिश्चित करना भी राज्य का कर्तव्य है और इन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कर इन्हें सही रूप से इनका अधिकार देने में राज्य की भलाई है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए सभी प्रकार की, आर्थिक, राजनीतिक, लेकिन विचार उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से होनी
चाहिए, तभी वो व्यक्ति अपनी पूर्ण रूप से विकास कर सकेगा। तो ये थे हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उदारवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमने बताई। अब हम जानेंगे कि उदारवाद के प्रकार। तो उदारवाद के अगर प्रकार की बात करेंगे तो उदारवाद के दो प्रकार हमारे सामने निकल कर आते हैं। कालक्रम की दृष्टि से हम देखें कि जब 7वीं शताब्दी में उदारवाद की उत्पत्ति हुई, उस समय से लेके वर्तमान समय में उदारवाद के क्या स्वरूप रहे हैं, तो दो नाम हमारे सामने निकल कर आते हैं। पहला है शास्त्रीय उदारवाद, जिसे हम कहें तो प्राचीन उदारवाद के नाम से भी जानते हैं और नकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हमारा आधुनिक उदारवाद, जिसे हम समसामयिक उदारवाद व सकारात्मक उदारवाद के नाम से जानते हैं। तो आइए जानेंगे कि इन दोनों में क्या भेद है या इनकी क्या अपने प्रमुख सिद्धांत हैं। तो शास्त्रीय उदारवाद जब प्राचीन समय में उदारवाद की उत्पत्ति हुई, उस समय में उदारवाद से लिया जाता है। आधुनिक उदारवाद धीरे धीरे समय के साथ साथ उदारवादी विचारधाराओं में जो परिवर्तन हुआ, जिससे कि उसमें एक सुधारवादी स्वरूप देखने को मिलता है, उसमें सुधार किए गए, इसीलिए इसे सुधारवादी उदारवाद के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं शास्त्रीय उदारवाद क्या है। शास्त्रीय उदारवाद निजी संपत्ति का समर्थक है। ये कहता है, ये उदारवाद विश्वास रखता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, इसीलिए इसे व्यक्तिवादी उदारवाद भी कहते हैं। अगर व्यक्ति पूरी रूप से स्वतंत्र होगा, निजी संपत्ति रखने के लिए उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, मन चाहे संपत्ति कहीं से भी किसी भी रूप में वो अर्जित करे और अपनी संपत्ति को निरंतर बढ़ाता रहे, तो ये क्या कहते हैं, शास्त्रीय उदारवादी निजी संपत्ति के समर्थक हैं। आर्थिक व औद्योगिक हस्तक्षेप के विरोधी, ये कहते हैं, लेजिस्लेचर की हमने जो नीति बताई थी कि राज्य का आर्थिक व औद्योगिक पक्ष में व्यक्ति के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर राज्य हस्तक्षेप करता है तो ये उसका विरोध करते हैं। मीन्स कहते हैं कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से खुला छोड़ दें, वो मन चाहे जो भी कार्य करे, किसी भी तरीके से करे और अपनी संपत्ति को बढ़ाता रहे, उसे कोई भी पनिश नहीं मिलनी चाहिए, पनिशमेंट। तीसरा है राज्य के सीमित रूप को स्वीकार करता है। मीन्स ये एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जो कम से कम कार्य करे, व्यक्तियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दे और उसका स्वरूप सीमित हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल, पूर्ण रूप से व्यक्ति को फ्री छोड़ने की बात ये करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो शास्त्रीय उदारवाद है वो नकारात्मक उदारवाद कहलाता है, चूंकि ये राज्य को ना के बराबर कम से कम कार्य करने की बात करता है, इसीलिए ये नकारात्मक हस्तक्षेपवादी नीति अपनाता है, इसलिए लेजिस्लेचर में ये विश्वास करता है। आधुनिक उदारवाद, पहला, राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप में विश्वास। धीरे धीरे क्या हुआ कि राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए, लेकिन राज्य को वो सारे कार्य करने चाहिए जिससे समाज का हित हो, किसी के भी अधिकार का हनन ना हो, तो राज्य समाज के कल्याणकारी कार्य को करे, ऐसा कहते हुए इसमें एक बदलाव आया और आधुनिक उदारवादी जो थे वो राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप में विश्वास करते थे और राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकलकर आता है। दूसरा है व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थक। तो अगर राज्य पूरी तरह से व्यक्ति को खुला छोड़ देगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो व्यक्ति के ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं होगा और वो क्या करेगा, मनमानी करेगा, किसी का भी अहित करेगा और समाज में बुराइयां उत्पन्न होंगी। तो राज्य क्या करेगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखने का कार्य राज्य करेगा। कैसे करेगा, जब वो उसके कार्यों में हस्तक्षेप करेगा। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, मीन्स व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित रखना चाहिए। तीसरा कहते हैं निजी संपत्ति पर नियंत्रण। तो निजी संपत्ति पर नियंत्रण मीन्स जो भी प्राचीन व्यवस्था चली आ रही थी जिसमें कि निजी संपत्ति रखने पे कोई नियंत्रण नहीं था, कोई प्रतिबंध नहीं था, उस पर ये नियंत्रण लाए। क्या नियंत्रण था, टैक्स की व्यवस्था, कि आप जितनी भी संपत्ति रखते हैं उस पर टैक्स देना होगा। तो ये नियंत्रण करने का काम किया। लास्ट में ये बताते हैं मिश्रित व नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक। तो पहले इन्होंने क्या कहा, हस्तक्षेप की नीति मीन्स मुक्त व्यापार की बाजार की बात करते थे, उस बाजार का स्वरूप यहाँ परिवर्तित दिखाई पड़ता है, वो है मिश्रित और नियंत्रित। मीन्स मिश्रित जहां सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं काम करेंगी और
नियंत्रित का मीन्स कंट्रोलिंग पावर होगी, जो कि अर्थव्यवस्थाओं को नियंत्रित करने का कार्य करेगी। तो इस तरीके से उदारवाद के 2 प्रकार हमारे सामने आ जाते हैं। उदारवाद के किस किस स्वरूप में हमारे सामने आए, उसकी हमने विशेषताएं जानी। अब हम बात करते हैं कि उदारवाद विचारधारा की क्या क्या आलोचनाएं हैं। तो कुछ विचारकों ने उदारवादी विचारों की आलोचनाएं की हैं। कहा है कि उदारवादी जो विचार हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा लचीले हैं, और लचीले होने के कारण इनमें बहुत जल्दी से परिवर्तन देखने को मिलता है, जो किसी भी विचारधारा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए खतरा है। लेकिन फिर भी आलोचनाओं के अलावा उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है, वो देखने के लिए हम देखते हैं आज किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में वर्तमान में एक लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल कर आता है, जिसे हम देखते हैं हर जगह प्रजातंत्र है और हर जगह इन मूल्यों को कहीं ना कहीं किसी रूप में शामिल किया गया है, चाहे वो राज्य हो, चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो। व्यक्ति को विवेकशील माना गया है और व्यक्ति की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने की हर सरकार, हर राज्य प्रयास करता है। तो इस तरीके से उदारवाद जो है, लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो राजनीति विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।